गड्डी अगर ना होंदा अज ये पुंछ चढ़ी सी ये पाकिस्तान होंदी। मेरे दादाजी आज वो जिंदा होते, आप देखते उनको 6-7 साल हुए उनके डेथ हुए, वो भगवान अगर राम उनके सामने बात करो, भगवान कृष्ण की बात करो, वो उनको कम पूछते थे। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के लिए उनके मन में और उनके दिल में ज्यादा श्रद्धा थी। पार तो कोई तोप का गोला आ जाए या मोटर शल आ जाए, असानू ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की याद आती है। गौरमेंट ने तोहफा किया उन्हें देना। इंसान चले जाते हैं, कथाएं कहीं नहीं जाती, वो तो ढूंढ ही लेती हैं कोई ना कोई कथा कहने वाला। मेरे देश के बहादुर अफसरों, जेसीओस ते जवानों, मैंने इस गल ते माण है कि असीं सारिਆਂ ने मिल के इस देश की हिफाजत की है। ये जंग साडे उत्ते खामखा थोपी गई है ते हुण ये जंग साडी हिम्मत ते साडी दलेरी दा इम्तिहान है। मेरे दादा जी अक्सर क्या करते सन कि जिंदगी हमेशा वड्डे जिगरे वालियां तो औखे इम्तिहान लैंदी है। हुण वेला आ गया है कि असीं दुश्मन नूं दस दईए कि साडे जिगरे किन्ने वड्डे ने। ये बड़े माण दी गल है कि पुंछ दे लोकां ने हर औखी घड़ी च मोढे नाल मोढा मिला के साडा साथ दिता है। इतिहास इस दलेरी दे लई तुहानूं हमेशा याद रखेगा। सवेर दा सूरज ये तय करेगा कि पुंछ पाकिस्तान दा हिस्सा रहेगा या हिंदुस्तान दा। पर मैं गल तुहाडे तो जानना चाहना कि पुंछ हिंदुस्तान दा हिस्सा होएगा या पाकिस्तान दा। पुंछ किहदा हिस्सा होएगा? ये गल सरहद तो पार उन्हां दुश्मनां नूं इत्थों ही सुण जानी चाहिदी है। पुंछ किहदा हिस्सा होएगा? ये गल याद रहे कि हर देश दे सिपाही दा इक्को धर्म इक्को फर्ज हुंदा है, अपनी धरती की रखवाली करना, अपने लोगों की रखवाली करना ते अपने वतन के लिए हर कुर्बानी लिए तैयार रहना। असि हर कुर्बानी लिए तैयार रहना। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय बोले सोनिया। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो जमीन की छाती पर भी लकीरें उभर आईं। इन लकीरों ने पुंछ के 2 टुकड़े कर दिए, एक हिस्सा पाकिस्तान में और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं होता, जिंदगियां, तहजीब, रिश्ते, सभी कुछ आधा अधूरा रह जाता है। जिस वक्त शोर पे उसका मेरी उम्र सी 18 साल और मैं इतों तकरीबन 30 मील पीछे पाकिस्तान रहने वाला हाँ। मेरे इलाके का नाम से दोथान तहसील सुनौती और उस तो पहले केवल 6-7 महीने ये हालात ऐसे ख़राब हुए कि साढ़े इलाके के बीच एक इब्राहिम खान सी उसने और एक खान महमूद खान सी, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि हिंदुओं सिखों को कढ़ांगे। हम रावलाकोट से चले, जिस काफले में तकरीबन 40,000 आदमी एक रिफ्यूजी शक्ल बन के वहाँ से बगैर
कपड़ों के बगैर जूते के लोग रात को निकलकर पुंछ की तरफ मार्च किया। जिस इलाके से लोग भागकर आए वो एक तहसील पलंदरी थी, तहसील बाग था और तहसील ये मीरपुर था, मुजफ्फराबाद थी। बंदे उधर जेड़े आए बुरी नसीबता नाल आए, आथम छाल मारना दुए मुर्दे, दूरा मारना दुए मुर्दे, तिने मुर्दे, बच्चे निके निके त्रोड़ी पड़ियारा बुन सके नहीं। माँ प्यो देखने रहिए बच्चे सब शुरू से। वो आके रोने पिटने लगे, हमने अपनी माँ को खुद मारा है, हम अपने बच्ची को खुद मारा, बीवी को मारा। वो कहते हमारी मतलब बेपर्दी हो गया जी, ये हमको क्या करेंगे। तो वो लोग पर्देदार थे। छोटे छोटे बच्चे दूध के बगैर बिलक रहे थे, कहीं उस दूध के बगैर अपनी जानें भी उनकी तल्फ हो गई, वो मर गई। और यहाँ छोटा सा कस्बा, अब तो ये शहर फैल गया है, छोटा सा था, उसमें 40,000 आदमियों का फिर खाना फिर पानी हर चीज़ इसका इंतज़ाम करना बहुत ही तकलीफदेह चीज़ थी। बेशुमार लोग मारे गए, ये कोई हज़ारों लोग मारे गए जब आते हुए। घरों से उजड़कर काफिले निकले थे, रास्ते खा गए थे बहुत सी जिंदगियां जो लीरो लीर होकर ठिकाने भी लगी, लेकिन ठिकाने तो आग में जल रहे थे। पुंछ जल रहा था, पंजाब जल रहा था और उजड़े जले लोगों की पनाहगाह बनी हुई थी दिल्ली। उस वक्त आजादी के दौर में बर्बाद हुए देश को आबाद करने में योगदान दे रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह। महाराजा हरी सिंह वो हाले आपदा इरादा नहीं बना सके कि वो किन्हां दे नाल जाणगे, पाकिस्तान दे नाल शामिल हुंदे ने, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा श्रीनगर तो उपरला सारा इलाका सीगा, मुजफ्फराबाद वगैरह, वो सारा मुस्लिम डोमिनेटेड सीगा, ते जम्मू ते इधरला जिहड़ा निचला इलाका सी वो सारा हिंदू ते डोगरा डोमिनेटेड सीगा। तो इस सस्पेंस च सीगे कि मैं किहदे नाल शामिल होवां, ते उस तो भी ज़्यादा उन्हां दी ये कोशिश सीगी कि मैं इहनूं JNK नूं एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही एज इट इज़ मैं इहनूं बरकरार रख सकां। नए बने देश की सरहद पर होने के कारण जम्मू कश्मीर सबसे विकराल परिस्थितियों का शिकार बन गया। आजादी आई लेकिन युद्ध का तोहफा भी ले आई। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कबाइलियों ने बहुत हमले किए, बहुत ज्यादा लूटमार, बलात्कार और कत्लेआम किया। उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद पर ऐसा हमला किया कि उस इलाके में हाहाकार मच गया। जब ये लश्कर आए थे, इन्होंने हर एक एरिया से आए थे ना, ये एक लश्कर लद्दाख की तरफ भी गया था, एक स्कार्दू की तरफ गया, एक इधर के ये श्रीनगर के ले गए, कई रजौरी, डोमेल, जहांगीर, पुंछ, सब पे अटैक किया था इन्होंने। इस माहौल दे नाल एक पोलिटिकल मूव भी चल रही सीगी। उस समय दे जिहड़े सब तो वड्डे पोलिटिकल लीडर सरदार इब्राहिम खान, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का ऐलान करता। और इधर हालात की नाजुकता देखकर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने कुछ शर्तों पर भारत का हिस्सा बनने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन 26 तरीक ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਫਦਰਜੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ श्रीनगर वास्ते। अंग्रेज शासकों के साथ साथ सेना के अंग्रेज अफसर भी भारत छोड़ने लगे। जो अभी रुके हुए थे उन्होंने भी खुद को खतरनाक मोर्चों से दूर रखा। अब देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत के अपने सपूतों के कंधों पर आ गई।
Colonel Pritam Singh is here, sir. It is great that you have volunteered for this challenge and to join the battle. Your orders are to take the battalion to Srinagar tomorrow. What is the strength of the enemy on the front? Are they just raiders or they are Pakistani army regulars? This is a very challenging operation. The enemy are a mix of regular army and raiders, and all the details are in the file. Thank you. I'll check. It is my privilege to hand over the battalion to such a distinguished officer as yourself. It's an honor to take the command of such a decorated battalion. Now, take your seat. Tomorrow, I believe you will do your best. Yes, sir. I'll do everything possible to protect my motherland. And now I must leave. As you're going home, have a safe journey. And best wishes for the operation tomorrow. Thank you. देश को संकट में देखते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह ने अपने आप को वॉलंटियर के तौर पे पेश किया और 1 पैरा कुमाऊं की कमान संभालने के अगले दिन ही मैदान जंग के लिए रवाना होना था। इसलिए प्रीतम सिंह घर भी न जा सके। दिल्ली गेस्ट हाउस में ही दादी, दादा और उनकी पत्नी इंदर कौर उन्हें विदा करने पहले से ही आए हुए थे। प्रीतम सिंह, जिंदगी बड़े जगरालियां तो ही इम्तिहान लेंदी आ। मेरे शेर पुत्र, जिस मिट्टी तो तू बनया है ना, वो मिट्टी सूरमिया, गुरुआं पीरां ते जोधियां दी मिट्टी आ। इस धरती नूं साडे पुरखियां ने अपनियां कुर्बानियां नाल सिंजिया है। मेरे शेर पुत्र, मैनूं पूरा यकीन है तू अपने वडेरियां दे पूरनियां ते चलदा चढ़दी कला च रहेगा ते हर मैदान फतेह करेगा। वाहिगुरु भली करनगे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह दिल्ली से अपनी बटालियन को लेकर सीधे श्रीनगर मैदान जंग में जा शामिल हुए। बंटवारे के जख्म रिस ही रहे थे कि फिर से शहादतों का दौर शुरू हो गया। 7 नवंबर 1947 सुबह 5 बजे शुरू हुई टर्निंग पॉइंट ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाने वाली बैटल ऑफ शिल्टांग। एक्चुअल लड़ाई हुई थी ग्राउंड पे शला टैंक की, ये प्रीतम सिंह ने लड़ी थी। ब्रिगेड कमांडर तो बोगी सेन थे, वो बिल्कुल नए थे। वो 3 नवंबर को आए थे, 7 नवंबर को ये लड़ाई हुई है। और इसमें इन्होंने ऐसी पाकिस्तानी जो लश्कर थी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ऊपर से, पीछे से, इधर से, कि वो ऐसे भागे कि उसके बाद तो वो बारामुल्ला क्या उरी तक, उरी से भी पीछे चले गए थे। अभी भी एक क्षेत्र था जो पूरी तरह से दुश्मन के हमले का शिकार था, और ये क्षेत्र था पुंछ, बैटलफील्ड ऑफ कश्मीर। तो 6 दिसंबर 1947 को जम्मू में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। उसमें बख्शी गुलाम अहमद थे, उस वक्त होम मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के। वो उसके मेंबर थे। जनरल लॉक हार्ट थे, जनरल रसल थे उसमें, और महाराजा हरी सिंह थे। ਤੇ ਰਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੁੰਛ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਛ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇ
चल गया काम तो चल गया। क्योंकि पुंछ में डिफीट वाज लाइक इनएविटेबल कि ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये तो ठोकेंगे हमको। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ और वर्कआउट करो किस तरह आप वहाँ काम कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हमने सुना कि ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी उड़ी साइड की तरफ से छांजर की तरफ से ब्रिगेड लेकर अपने साथ हमारे बचाव के लिए आ रहे हैं। पीछे छांजर एक बोलना तो सारी वॉलंटियर फौज थी, सिविल कपड़े में। उसने डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पूछा कि दो गड्डी 100 गड्डी गली चो टूट के पुल तरफ आ रही है, ये किसकी गाड़ी है? उसने कोई जवाब नहीं देता। देखो कि गड्डियाँ नेड़े आई हैं पुल से, उन्हें आग लगा दी। पुल सड़ गया, बेड़ा गर्क हो गया। प्रीतम सिंह की पगड़ी लाल होती थी, कोई टॉमा उसमें कुमाऊं रेजिमेंट पे और हिंदुओं की थी, लेकिन कोई टॉमा सरदार भी थे। वो सरदार को देखो भाई तो अपनी फौज चलो ब्रिज जल गया। ये आप कले ਤੇ 419 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਨਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। गोलियों की बौछार प्रीतम सिंह का स्वागत कर रही थी और बेसहारा हो चुके 40,000 शरणार्थी किसी रखवाले का इंतजार कर रहे थे। मेरा भाई था पहले बर्तनिया के विले में जमादार लैक सिंह, वो इस वक्त इधर भी आया था, वो जानता था क्या वो हिंदुस्तान की क्या होती है। उन्हें बोला कि हम अभी नहीं मरेंगे, हिंदुस्तान की फौज आ गई, हिंदुस्तान की फौज बड़ी ज़बरदस्त है, हम नहीं मरेंगे। उसका वो लफ्ज़ हमें ना जाने। उसी तरफ दौड़ो जिस तरफ गोली आ रही है, तो अगर ये कोई पागल है जिस तरफ गोली आ रही है, उन्हें क्या उसी तरफ दौड़ो जिस तरफ गोली आ रही है। उन्हें बोला नीचे गोली नाले में चले जाएंगे, डिफेंस में चले जाएंगे, बच जाएंगे। जब ये पहुंचे हैं तो फिर ब्रिगेडियर कर्नल प्रीतम सिंह को बोला कि आप गैरिजन कमांडर बन जाइए और उनको उन्होंने ब्रिगेड कमांडर बना दिया। अब इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स एट दैट टाइम ने बड़ी कोशिश की थी कि कोई सीनियर ऑफिसर को, इनसे भी सीनियर ऑफिसर को भेजें और इनको सीओ रखें, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। पुंछ एक बाउल है, दबी हुई जगह है, बिल्ट अप एरिया है, पहाड़ियां आले दाले ने, लेकिन पुंछ दे लोकां नूं बचाउण लई पुंछ दे अंदर रहना जरूरी सी। लेकिन प्रीतम सिंह के साथ तो महज 419 जवान ही थे जो दरिया पार कर सके। हर तरफ पहाड़ों पर दुश्मन हमलावर काबिज थे। पूरा शहर उनकी बंदूक के निशाने पर था। 40,000 शरणार्थियों की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रीतम सिंह के ऊपर थी। अगर पुंछ में ब्लड शेल नहीं हुआ, अगर कोई हिंदू मुसलमान जो है यहाँ पर फसाद नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये ब्रिगेडियर साहब की दूरंदेशी थी। पूरे हिंदुस्तान में हुआ, जहाँ गांधी जी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जहाँ पुंछ में बैठे हुए थे, इन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को बनाए रखा कि कोई किसी का कत्ल ना करे, कोई किसी को ना मारे। क्योंकि प्रीतम सिंह की परवरिश ही कुछ ऐसे हुई जहां बात कुर्बानी से शुरू होती थी और कुर्बानी पर खत्म। बापू जी, भाई जी किसदी कथा सुना रहे सी? मेरे शेर बच्चा, ये गुरु तेग बहादुर जी की कथा सुना रहे थे। औरंगजेब बड़ा जालिम राजा सी ते धक्के नाल लोकां दा धर्म बदलाउंदा सी। उहदे जुल्म तो तंग आके ना कुछ कश्मीरी पंडित
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੋ ਗੁਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੁੰਛ ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਜੀਪ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ वगैरह ने ऐसे जर्नैलों ने किया सी। वो आलमगीर बड़े अच्छे थे, काफ़ी हमारी को कॉलम जाती थी, कोई सिविलियन मार जाता था, बोलता है कौन सी काम पे आगे गया, सिविलियन क्यों मारा गरीब बेचारा। उसने ये गल की कि अगर वो इतने ना होना, बस जेडे 4 घर सा मुसलमानों ने असें समझ। लोगों में कथा ये भी है कि जो लोग प्रीतम सिंह के पुंछ आने से पहले मारे गए या हालात से मजबूर होकर सरहद पार कर गए, उनकी बच्चियां लावारिस हो चुकी थी। प्रीतम सिंह ने पुंछ की मौतबर औरतों को जिम्मेदारी दी। 27 बच्चियों को बाहिफाजत स्कूल की इमारत में रखा गया और जब भी मौका मिला उनकी मर्जी से उनको सरहद पार करवा दिया गया। कहते हैं हमारे फारसी में खिस्त अव्वल तू निहायत मेहमार कर कि मिस्त्री पहली ईंट अगर टेढ़ी रख दे तो सुरैया मेरे बाद दीवार कर, आसमान पर अगर वो दीवार चाहिए तो टेढ़ी की टेढ़ी जाएगी। यहाँ की ईंट जो है ब्रिगेडियर साहब ने जो है बड़ी सीधी रखी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਤੇ 8 ਔਰ 11 ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ 8 ਔਰ 11 ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲਿਆ कि तुसी ये इलाके की रहनुमाई करनी है और उन्होंने की कि उन्होंने सबसे पहले हमारे जो देखे कि नौजवान चंगे अच्छे हैं, होशियार हैं, पहाड़ी लोग हैं, अच्छे। उस वक्त जो बीपी शीपी या ये कुछ नहीं था, लोग तंदुरुस्त होते थे, बड़े जानबाज लोग थे। उन्हें कहा भाई ये लोगों को गाइड करें। मैंने ब्रिगेडियर साहब ने क्या तू पर्ची क्यों नहीं होया, मैं कहा जी उन्होंने कहा कद छोटा तेरा बह जाते। मैं उत्थे अट पर कुर्सी छोड़ के अट पर बैठे सब, मैंने अट से बिठा लिया, इशारा किया, मैं उत्थे बह गया। नाल पुलिस वाला खड़ा सी एक, वो मैंने कहला थल्ले हो जा, ये मुकाबले ना बैठ। तो मैं जब थल्ले हो गया, वो खड़े तकरीर कर रहे सन, तो उन्होंने एकदम मेरा देखा तू थल्ले क्यों आए, मैं कहा जी इन्हें क्या थल्ले आ। बड़े गुस्सा किया उन्होंने पर, ये गलत गल है, हिंदुस्तान आज़ाद है, असं सारे बराबर हैं, क्यों तुसा ऐसा किया। ब्रिगेडियर का इनको राइफलों की ट्रेनिंग दो, इनको ब्रेन गन सिखाओ, इसको इनको स्टैंड गन सिखाओ, पिस्टल चलाना सिखाओ, इसको 10 फन शन की कोई लोड़ नहीं। और में राफला मिल गई हैं, राफला ब्रेन गन्ना मिल गई हैं। कहा तू तेनों मैं आर्मी भर्ती करांगा। मां जी गल सुनो, मां जनाब मेरे के सिख कप छोड़ सुनो, मैं नहीं छोड़ना, मैं मुसलमान हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕੱਸ ਕੇ, ਹੱਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਲ ਪਚਨੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, 11 ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਦਰਾ ਬਾਈ ਆ ਲੈ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਓਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, इसकी हिफाजत करनी है तू, पता है इन्हों जरा तंगी हो, मैं तेनों नहीं छड़ांगा। मैंने कहा जी ये राइफल, ये लो रोन, ये लो ग्रेनेड, ते तुसी आज तो भर्ती हो कि ਉਹ ਜੰਮ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੰਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੰਛ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਨੇ। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह दी अपनी अंतर आत्मा कॉन्शियस
ऐसी एज अ सोल्जर कि मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं इन रोते बिलखते हुए लोगों को, आवाम को मैं छोड़ के क्या चला जाऊँ यहाँ से? वो सौंदे नहीं सन दिन भी देखो कि फिर तो मिलने फिर रात में वो तो पूरी रात फिर देर सन कि दुश्मन अंदर ना बढ़ जाए। सोने का वक्त कहाँ था? हर पल गोलियों की बौछार हो रही थी। जंग थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो दुश्मन 25 पाउंडर गन्स से भी गोलीबारी कर रहे थे। तोप के गोलों के बावजूद ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह हर पोस्ट पर रात को घूमते रहे और अपने जवानों को इनकरेज करते रहे कि आपने कोई पोस्ट नहीं छोड़नी और जो छोड़ेगा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इज ए मास्टरमाइंड। इसਨੂੰ पता ਸੀ कि ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। प्रीतम सिंह का मास्टरमाइंड होना महज इत्तेफाक नहीं था, वो तो दुनिया के सबसे तबाहकुन मंजर को देख चुका था। प्रीतम सिंह बरतानवी भारतीय सेना की तरफ से सिंगापुर के फ्रंट पर जापानी सेना के खिलाफ जंग में शामिल था। आठ से 15 फरवरी 1942 तक चली इस खतरनाक जंग में जापान विजेता रहा। तकरीबन 80,000 ब्रिटिश, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इनको बना लिया गया प्रिजनर ऑफ वॉर। इन कैदियों में कैप्टन गंगाराम प्रभ, कैप्टन बलबीर सिंह थे। एक दिन कैप्टन प्रीतम सिंह हवाई हमले में घायल होकर युद्ध के कैदी के रूप में पकड़े गए। ਤੇ ਜਿਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਸੂਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਭੇਜਿਆ। ਨੀਸੂਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ वो ज़्यादा तौर पे बीमार सी और घायल सी। जे तुसी प्रिजनर वॉर हो गया थानू हमेशा दस्या जाता कि तुसी एस्केप करने की कोशिश करनी है। हर कैदी के सामने दो रास्ते थे, जापानी फौज के हाथों दरिंदगी और गुमनामी की मौत या किसी न किसी तरह कैद खाने से भाग निकलना। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। कैप्टन बलबीर सिंह और कैप्टन जीआर प्रभ पहले से ही कैद से भागने का प्लान कर रहे थे। कैप्टन प्रीतम सिंह के आने से उनके इस प्लान को और भी उत्साह मिला। एस्केप की डेट जिहड़ी उन्होंने फिक्स की सी वो नज़दीक आई। कैप्टन बलबीर सिंह ते कैप्टन जीएस प्रभ दी बदली जापानिया ने एंडोमन ते निकोबार आइलैंड च करती। एक बार तो लगा कि पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इनकी मुलाकात आईएनए के अफसर कर्नल निरंजन सिंह गिल के साथ हुई। निरंजन सिंह गिल पुराना 419 हैदराबाद फोर्ट कमाता सी, लेकिन वो आईएनए विच आ गया सी ते जापानिया दे नाल काम कर रहा सी। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਨਾ ਜਾਏ। अप्रैल का आखिरी हफ्ता, एक तरफ जापानी सेना ने कैदियों को अंडमान निकोबार भेजने के लिए ट्रक भरने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ कर्नल निरंजन सिंह गिल इन तीनों के लिए फरिश्ता बनकर आया। जैसे तैसे वो जापानी सेना से इनको अंडमान निकोबार भेजने का फरमान रद्द करवा लाया। इस तरह कैद से निकलने की उम्मीद बन गई। इन तीनों ने आम नागरिकों के फर्जी दस्तावेज बनवाए
और अंत में 4 मई 1942 को तीनों कैदी कैद खाने की कटियल तार को काटकर जापानी सेना की नजरों से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। इसके करने के बाद ये आए पैदल रेलवे स्टेशन ते रेलवे स्टेशन विच इन्होंने टिकटां खरीदियां। बड़ा मुश्किल सी टिकट लेना, लेकिन इन्होंने अपने जाली कागज दे के टिकटां ले गया। हर वक्त खतरा बना हुआ था, कहीं भी कभी भी पकड़े जाने का डर। कई दिन ट्रेन का सफर चलता रहा और ये तीनों मलाया थाईलैंड सरहद के पास आलार स्टार जा पहुंचे। योकू, ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। अब ये मलाया थाईलैंड सरहद पर थे। संकट ये था कि सेना के सख्त पहरे को तोड़कर कैसे सरहद पार करें। सरहद के पास कई दिन जंगल में छिपे रहे और सेना की गतिविधियों को समझते रहे। कोई समाधान न निकलते देख अंत में सीमा पार करने का जोखिम उठाना ही पड़ा, परंतु ऐन वक्त पर जापानी सेना के काबू में आ गए। मारपीट हुई, जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि जाली दस्तावेजों ने बचा लिया। घने जंगल में फिर से कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। आखिर एक उम्मीद की किरण जगी। एक किसान था जिसके खेत सरहद की दूसरी ओर थाईलैंड में थे। फिर एक बड़ा जोखिम उठाया। किसान की बैल
ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ। ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਲਡ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਕੋਇਟਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਸਟਡ ਸੀ ਏਰੀਆਜ਼, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ। ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਪਾਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਾਪਾਨੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ कि ये फौजी नहीं है। कभी तन को संभालते तो कभी मन को। 6 महीने बीत चुके थे, 3000 मील चल चुके थे। मंजिल करीब आ रही थी, जज्बात पिघल रहे थे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਬਲਵੀਰ, ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਅੱਖਾਂ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰੰਗ ਰੂਟ ਬਲਵੀਰ ਸਿਆਲਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਫੱਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਲਬੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਫੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। मैं कितों पानी लैके आना। अपना ख्याल रखी।
जब एयरफोर्स की फिल्म बना रहे थे तो हम जब पुंछ पहुंचे तो पहली बार ही मेरे को उस टाइम महसूस हुआ कि एक बंदा है जिसका नाम है प्रीतम सिंह। हर एक बंदा एक ही आदमी की बात कर रहा था वहां पे और वो था प्रीतम। कि उसने किसी से भी बात करो वो शेर बच्चा से, ये शेर बच्चा है कौन? न लकीरें मिट रही थी, न गोलियां रुक रही थी। फौज तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन हथियार नहीं थे। 40,000 शरणार्थी थे, पर खाना नहीं था। बुजुर्ग थे, बीमार थे, पर दवाइयां नहीं थी। पहाड़ियों में घिर चुके प्रीतम सिंह के सामने चुनौतियों के पहाड़ ही पहाड़ थे। उन्होंने उत्थे आके देखा कि जिस तरह ऑलरेडी असीं कट ऑफ हो चुके हैं बाय रोड, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 에ਅਰਫੀਲਡ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਤਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਰ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੇਡੀ ਸਭ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਤੀ ਨਾਨਕੀ ਜਰਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪੁਰਤੀ ਮੋਤਬਰ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪੂਰਾ बनाया। जिस जगह एयरफील्ड बनाया जा रहा था वो जगह दुश्मनों के निशाने पे होने के कारण दिन में वहां काम करना मुमकिन नहीं था। 27 नवंबर को काम शुरू हुआ और 10 दिसंबर को ये जो था एयरफील्ड जो था वो तैयार हो गया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बनाया गया एयरफील्ड डकोटा जहाज के लिए काफी है या नहीं। पहला वो अपना एक हार्वर्ड जहाज लेके आए जो कि सिर्फ एक 2 सीटर जहाज है। पर बाबा मेहर सिंह ने इसको परखने के बाद कहा कि ये एयरफील्ड काफी नहीं है कि यहाँ डकोटा जहाज उतर सके। एक बार फिर से एयरफील्ड को बड़ा करने का जोखिम उठाना पड़ा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਢਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਟਰੂਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੋਟਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जो पहला डकोटा था वो लैंटर्न्स के साथ रात के टाइम पे लैंटर्न्स के साथ उन्होंने रनवे को लाइट अप करके लैंड किया। ਹੁਣ ਡਕੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਆਈ, ਟਰੂਪਸ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਡਕੋਟਾ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ और लोकल दवा से वो ला के रिफ्यूजी रह जाने ताकि रिफ्यूजी कम हो जाए। लोगों ने बड़ी तारीफ दी, उन्हें तो आपने हमको ज़िंदगी बख्शी है, आपने हवाया का त्याग करके हमें जहाज नहीं भेजा है। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 에ਅਰਫੀਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੈਸ ਦੇ ਵੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀਗੀ। बहादुरी के इम्तिहान दर इम्तिहान जारी थे। गोलियों की बौछार के दरमियान आ रहे जहाज काफी नहीं थे कि हथियार भी सप्लाई करें और 40,000 लोगों को खाना भी दे सके। जहाज वाले ड्रैपिंग करता सी, कुछ गल्ला पाकिस्तान चला जाता सी, कुछ साढ़े को आंदा सी, कुछ गोलियां फट जाती सन। बड़ी मुश्किल जी थी। खून भी जरा सीगा कि घोड़े तो निकलता सीगा जेल चों, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਸੇਰ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ
आर्मी दे करूँ कट के तो ब्रिगेडियर साहब ने लोगों को भी देना कि लोग भूखे ना मर जाने चाहिए। और सूखा राशन फिर मैं हफ्ते ना देने से मतलब बटालियन ना रूटीन है मुताबिक और फिर मारना से थे कारखाने से एक आदमी ने राशन आना से सारे खाने से माँ से मेरी भरा से छोटा 2 भाई से सारा फिर खाने से। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਕਿਲੋ ਮੱਕਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੰਦਲੀ ਸਵੇਰ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੋਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਟ ਪੁਕਾਰੀ। ਤਦੇ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਟਾ, ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਾਸਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੋਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਿਣ। ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 400 ਸਨ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। इसलिए लोग प्रीतम सिंह को नमकदानी, रिज़्क़दानी के नाम से भी याद करते हैं। पुंछ जो था फिर भी कटा हुआ था, पुंछ जो था बसीज था, हर तरफ से घिरा हुआ था, तो पाकिस्तान के लिए पुंछ लेना बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 17 मार्च को एक बहुत बड़ा अटैक जो था वो प्लान किया 10,000 फौज का। 21 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਾਉਂਡਡ, ਵੀ ਗਾਟ ਵੂਨਡਡ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੜਤਮ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿਆਰੀ ਇੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੰਛ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕਾਂ। ਇੰਦਰ, ਤੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। मेरा
मेरे बच्चे, दुल्ला रखवाला सी अणखां इज्जतां दा, गरीबां दा रखवाला। एक बारी हाकम दे सिपाही किसी गरीब की धी नूं चुक के लै गए। दुल्ले ने उसकी इज्जत बचाई ते उन्हों अपनी धी बना के उसदा विआह किया। बापू दुल्ला मर गया? नहीं मेरे बच्चे, दुल्ला कदे नहीं मरदा। दुल्ला साडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर है, सिर्फ जरूरत है उन्होंने जिंदा रखने ਦੀ। तू तो साडा दुल्ला है। मेरा दिल करदा इंदर कि मैं दादा जी नूं आके दसां, दादा जी पुंछ दा हर बशिंदा ही दुल्ला है। एक बार मेरे दादाजी कह रहे हैं कि हम बताड़ पे डिप्टी दे रहे थे, पाकिस्तान के 2 जासूस पकड़े गए और दोनों जासूसों को लोग उन्हें इकट्ठे हो गए, लोग उनको मारने लगे। लोगों ने कहा नहीं ब्रिगेडियर साहब के पास लेकर चलो। उन्होंने सोचा पता नहीं ब्रिगेडियर साहब खुश होंगे, इनको सजा देंगे, क्या करें। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कोई बात नहीं, इनका काम है, इनको आने दो इधर। उनको लेकर गए, ब्रिगेड में लेकर गए, जहाँ वो मोती महल में रहते थे वहाँ लेकर गए। अपना जो अम्निशन है वो दिखाया, अपनी तोहफे जो छोटी मोटी थी हमारे पास वो दिखाई। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तान को ये कह दो कि यहाँ हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकते हो, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह पुंछ में बैठा है। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह का मिशन शुरू हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका था। इन वादियों में पानी की तरह बहता रहा खून, हवाओं में था बारूद ही बारूद।
ये जो है जिसको फुआराबाग कहते हैं, वहाँ से सुबह 300 लाशें पाकिस्तानी फौज की जो थी वहाँ से उठाई गई थी यहाँ पर। इतनी खूंखार लड़ाई हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान फिर कभी जरूरत नहीं कर सका कि यहाँ पुंछ पे जो था अटैक करता और इस एरिया को लेने की कोशिश करता। फिर वो भी डिफेंसिव हो गई थी उसके बाद। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी बंदा बहुत मुश्किल है और सानू फख्र है कि साडे कौम विच एक ऐसा इंसान पैदा होया जिसने इंसानियत का सबूत दिता। तब बहुत किया उन्होंने उस बचाए ने उन्हें सारे मदद की आई उन्होंने कैसे तथ कर सकने। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय वो हमारे मन में है। ये ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी की मैं सोचता हूँ एक देन है हमारे में। वो जो खून है, उस खून में जो जोश है, वो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की वजह से है। सवाल ये है कि इतिहास के पन्ने क्यों बेखबर हैं इस मंजर से। एक तरफ ब्रिगेडियर अपनी फौज के साथ बड़ी बहादुरी से दुश्मन को पछाड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक राजनीतिक हलचल हो रही थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो ये चाहता था कि अगर ये जो अगर रावड़ा कोट जिस साइड का मैं हूँ, ये एरिया अगर कैप्चर किया गया, सीज फायर ना हुआ, तो वो जो लोग हैं वो बड़े बहादुर हैं, तो ये आ जाएंगे तो हम कश्मीरी लोग जो हैं अपनी हुकूमत नहीं बता सके। अब नई चुनौती ये थी कि सीज फायर की सुनवाई के फैसले से पहले पुंछ को भारत के साथ जोड़ने का मुश्किल काम करना था, और ये मुश्किल मोर्चा भी ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने बहादुरी से फतेह कर लिया। 22 नवंबर 1948 को पुंछ का राजौरी के पास लिंकअप हो गया। उन्होंने जाकर नेहरू से मिलकर इस जगह का सीज फायर कराया। सीज फायर से हमें नुकसान हुआ कि हमारी 3 तहसील जो हैं, रावला कोट और कुछ एरिया मेंढर का और कुछ एरिया हवेली का, उनके कब्जे में आ गया। अगर वो ना होता 24 घंटे, तो ये जो आज 47 से लेकर आज तक जो हमारी ये एक प्रॉब्लम है कश्मीर, ये प्रॉब्लम रहती, क्योंकि यहाँ पर जितना इलाका था, ये सब इलाका 24 घंटे में हिंदुस्तान के कब्जे में होता। एक जंग तो खत्म हो चुकी थी, पर एक और जंग शुरू होने वाली थी। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੇਵ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁੰਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 15 साल उसके बाद सिचुएशन देखिए। ये सब की कैरेक्टर्स थे 62 की लड़ाई में। 62 में क्या हुआ? 62 में हमारी ऐसी धुलाई हुई है चीरियों के साथ, क्योंकि हमारा एक ब्रिगेड कमांडर में एक गुर्दा नहीं था, सब डर के बैठ गए। ਪॉपुलैरिटी के भी सी, पहले भी आर्मी पॉपुलैरिटी सी कि सिंगापुर तो बच के आ गया, किन्ने मुश्किलां झेल के वापस आया है, मिलिट्री क्रॉस ले गया है, छोटी उम्र में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया, छोटी उम्र में ब्रिगेडियर बन गया है और ऊपर जाएगा, कईयां दा नंबर कटेगा। सो कई इस तरह दी जेलसी दी भावना होंदियां ने। और ये वही ऑफिसर काडर है जो प्रीतम सिंह के कंटेम्प्रेरीज थे। इन लोगों ने 47-48 में भी अपना असली वो शक्ल दिखा दी थी। कुलवंत सिंह सीगे
ਜੰਮੂ ਏਰੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਟਪਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧਦੀ ਗਈ। तो इन्होंने फिर जाके आर्मी मैन कहा कि मैनू तुसी इत्थों चेंज कर दिओ। आर्मी कमांडर ने कहा अच्छा ठीक है, तेनू श्रीनगर भेज दिंदे आ ते पठानिया नू श्रीनगर तो इत्थे ले आने। ते वो श्रीनगर के जिहड़े जीओसी सी थमाया, उन्होंने कहा भी देखो कर लो, पर जे कल नू पुंछ गिर गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं सी। पुंछ अगर गिरता तो आपका जहांगीर, नौशहरा, रजौरी सब जाता, सब जाता। और अगर ये पूरा बेल्ट आपका चला जाता तो जम्मू को भी आपको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि जम्मू सियालकोट से कितना दूर है। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने पुंछ को तो गिरने से बचा लिया, मगर कुछ लोग थे जो उनकी इस ऐतिहासिक बहादुरी के योगदान को मटिया मेट करने की ताक में बैठे थे। शुरू च उन्हां दे उत्ते 24 चार्ज लगाए गए, जिन्हां दे विच बिल्कुल ही बेहुदे जिਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਝੂਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁੰਛ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿ 2-3 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। एक चीज़ में मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि इनकी जो पलटन है वन कुमाऊं, ये भी इनके अगेंस्ट हो गई। और इसके लिए क्या कारण था? क्योंकि जब एलिगेशंस आने लगे कि ये हो गया वो हो गया, प्रीतम सिंह ने कहा कि मेरी पलटन को हवाई अड्डे पे जब वो वहाँ से उठा रहे थे, उसी का सारा सामान चेक होगा। अब वो पलटन आज भी कहती है कि उन्होंने हमारे को इस पे क्यों लपेट लिया, क्योंकि जो एलिगेशन आई थी हमारे पे क्यों आई। पर अगर आप उसको दूसरे नजरिए से देखिए, आजकल हर एक आदमी अपनी पलटन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें भी बहुत हिम्मत लगी होगी इस आदमी में कि देखो हमारे को कुछ छुपाने की बात नहीं है, आप खोल के सारा सामान देख लो। अब वो बात दूसरी है कि उनके सूबेदार मेजर छोटी मोटी 1-2 आइटम्स जो बिल्कुल एक्चुअली नॉन डिस्क्रिप्ट थे, पर ये अनफॉर्चुनेटली ये जो उस टाइम पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, इसमें ये मार खा गए। कोर्ट ऑफ इनक्वायरी दी अपना जिहड़ा उन्हां दा तरीका सी, कॉन्डक्ट सीगा, वो बिल्कुल इलीगल सीगा। बड़ियां स्टेटमेंटां उन्होंने प्रोसीक्यूशन विटनेस दियां लित्तियां जदों कि प्रीतम उत्ते हाज़र नहीं सी। हालांकि रूल 80 च प्रीतम दा हाज़र होना बहुत ज़रूरी सीगा, और उन्होंने पूरी एक इजाज़त सी कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिन करे। नैक्सट स्टेज सीगी समरी ऑफ एविडेंस दी, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2 ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਕਲੇਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 13,108 ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 2,068 ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 10,600 ਕੁਛ। ਨਾ 21 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ 23 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਰਿਆਪਾ ਚੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕੇਸ। ਪਰ ਕਰਿਆਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆਪਾ ਤੇ ਚੀਫ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। लोगों को इनका बैकग्राउंड सूट नहीं करता था, यही बात बनती है इवेंचुअली। एंड
अगर किसी को, कई लोगों को ना इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को, काफ़ी लोगों को अवार्ड्स मिल जाते हैं बड़े आसानी से। अगर किसी को मिलना चाहिए था, प्रीतम को मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा ही इनको तो कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया। एक ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੀਫ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਬਾਇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। पालित मेरे घर आए थे जब मैं 62 की किताब लिख रहा था, और एक सब्जेक्ट जिस पे हमारी काफ़ी चर्चा हुई थी, ये ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के बारे में। और उनका कहना यह था, प्रीतम का जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा रस्टिक था। वो जो उस टाइम ना जो इंडियन ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, वो यार्डस्टिक्स अलग थी। वो अंग्रेज़ों के हिसाब से आप अंग्रेज़ी कैसे बोलते हो, आपका ड्रेस सेंस क्या है। अब प्रीतम को उन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं था। ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। मैं ये समझता हूँ कि प्रीतम सिंह ना होता तो आज ये जो लोग सब जहाँ के मरिया मेट हो जाते, कोई अपने कन्वर्शन कर देता, कोई मॉडर्न बन जाता, कोई और बन जाता, मगर उनकी वजह से हिंदू सिख अपने अपने मजहब में उसी तरह रहे। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह एक बेगुनाह इंसान है जिसने इतनी जनता को बचाया। अगर वो कुछ गलती भी एक भी होए तो तब भी कुछ उसने कोई गलती नहीं की, कोई चीज़ नहीं खड़ी, ना कोई चीज़ ऐसी उठाई गई। सिर्फ एक साजिश नाल ब्रिगेडियर साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਡ੍ਰੇਫਸ ਸੀਗਾ, ਜੂ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਸ ਚਾਰਜਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਥਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਹੈ। लेकिन ऐसे ही बड़ा बड़ा दुख है कि ऐसे आदमी को इस तरह करना, उन्हें अवार्ड देना चाहिए सी, और तरक्की देनी चाहिए सी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत बेइंसाफी की है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਮ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ऑनर रिस्टोर करना पड़ेगा। प्रीतम सिंह था, उस वक्त उसकी कदर नहीं हुई। ऐसे उसने फिर फुर के इंक्वायरी करके वो जो इंक्वायरी में उनको उसको बदनाम किया, उसने मेजर जनरल आत्म सिंह ने, वो जम्मू मुट्ठी दबाने में इंक्वायरी करके जा रहा था, वो आगे नगरोटे के आगे पहाड़ी के साथ उसको जीप जाके टक्कर आई, वो आगे वहाँ फोटो लिया, वहाँ मर गया। ਹੁਣ किसी अदालत ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ नहीं है क्योंकि लिमिटेशन तो बाहर है। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह भी नहीं रहे। मेरे कहने का यह मतलब है, तो मैं यह कहना चाहता पूरे फोर्स के नाल कि मामला हाले भी रिजॉल्व किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेक्शन 165 ऑफ आर्मी एक्ट 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ फुल पावर है कि वो पूरे कोर्ट मार्शल ਨੂੰ सैटिस्फाइड कर देन ਤੇ ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ऑनर देन जो डिजर्व करते सी, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। मैं ब्रिगेडियर जी मेहरबानी ना चीज बची तो आज उसकी किस तरह तारीफ ना करिए। सानू जिंदगी ब्रिगेडियर ने दी थी। जब इनका कोर्ट मार्शल हुआ है, थिमाया ने बोला है कि एक आदमी ने खड़ा होकर वहां पे लड़ा है, आप उसको कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब है क्या? लेकिन कोई सुने नहीं, क्या बोलेंगे। फिर मैं शेख अब्दुल्ला ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਡਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਲਰ ਟੂ ਪੋਸਟ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। A very sad story.